कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो काफी सारी चीजें थी जो हम लोगों ने क्लियर किया था। चलिए उसके बाद देखिए, इन्फ्लेशन के 3 वीडियो हम लोगों ने देखा। पहला वीडियो था इन्फ्लेशन है क्या, इसके कारण कौन कौन से हैं, निवारण के उपाय क्या है। दूसरे में हम लोगों ने देखा इन्फ्लेशन के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। और जो कल का वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसका प्रभाव किस क्षेत्र पर, किस सेक्टर पर कितना पड़ता है। ठीक, लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्लेशन के बारे में, अर्थात मुद्रा अपस्फीति के बारे में, जिसे हम लोग शाब्दिक तौर पर मंदी बोलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल का वीडियो जो लोग ना देखे हो उनके लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ड्रॉप कर दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, अपस्फीति, मुद्रा अपस्फीति। अपस्फीति, अपस्फीति अर्थात डिफ्लेशन। अब जो जो रूल हम लोगों ने नियम पढ़े थे किसमें, इन्फ्लेशन में, उसी का जस्ट अपोजिट ये होगा। बात कैसे करेंगे, डिफ्लेशन में हम लोगों ने इन्फ्लेशन में हम लोगों ने देखा था कि मार्केट में क्या आ जाए, महंगाई आ जाए, तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन बोलते थे। लेकिन डिफ्लेशन की कंडीशन क्या है कि मार्केट में मंदी आ जाए, मतलब जो सामान है उसकी कीमत में क्या हो जाए, गिरावट आ जाए। और वह गिरावट क्यों आती है, उस पर कंट्रोल कैसे किया जाता है और उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है, यही सब हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं अपस्फीति कहते किसे हैं। अपस्फीति को शाब्दिक तौर पे हम लोग मंदी बोल सकते हैं। डिफ्लेशन का शाब्दिक अर्थ हुआ मंदी। मंदी किसे कहते हैं, आप लोग मार्केट में जाते हो, कोई भी गुड्स वगैरह हो गई, कोई भी चीज हो गया, आप परचेज करने जाते हो तो आपको मंदी का पता कैसे चलता है। जब यह होता है कि जो मार्केट में आपको जो वस्तु पहले 10 रुपए की मिल रही थी, आज अगर वह 5 रुपए की मिल रही है तो वह आपको मंदी की स्थिति बताएगी। अर्थात जो वस्तुओं का मूल्य था, प्राइस था, वो गिर गया है। अगर प्राइस रेट डाउन हो जाएगा तो वो मंदी की कंडीशन बनेगी। और उसका रीजन क्या होता है कि डिमांड कम हो जाती है। हर एक पहलू जो मैं आपको बताऊंगा एक दूसरे से कनेक्ट होगा, ठीक है। डिमांड कम क्यों होती है, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी होती है, अर्थात मुद्रा की जो तरलता मार्केट में होती है, लिक्विडिटी होती है, वो कम कर दी जाती है। तो इस वजह से जब आपके पास पैसा कम होगा तो आप डिमांडें कम करोगे और सप्लाई उतने पर बनी हुई है। सप्लाई तेज हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, चीजें मार्केट में आ रही हैं, बट आप उसकी डिमांड नहीं कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि मंदी का दौर आएगा। जो व्यापारी होगा वह उस अपने प्रोडक्ट को निकालने की कोशिश करेगा। चलिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग सब्जी लेते हैं। मंदी को समझने का सबसे सिंपल ट्रिक, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो क्या बेचता है, टमाटर। छोटे शब्द को लेकर समझेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। टमाटर कितने रुपए किलो है इस समय, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 10 रुपए केजी। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, मंदी का दौर आ जाता है, डिमांड इसकी कम हो जाती है। जब इसकी डिमांड कम हो जाएगी तो ये जो टमाटर का रेट है वह 10 से घटाकर कितना कर देगा, 8 कर देगा, 8 रुपए प्रति केजी। तो यही हमारा मंदी कहलाता है। और यह कम क्यों करेगा, क्योंकि इससे अपने प्रोडक्ट को निकालना है। तो मंदी का सेम कंडीशन ये होता है कि जो प्रोडक्शन है वो उतना बना रहे, बट डिमांड इंसान की कम हो जाए, तो वो मंदी का दौर कहलाता है। चलिए एक एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इसे कहते किसे हैं, डिफ्लेशन की डिफिनीशन क्या होगी, चलिए पहले पॉइंट से लिखना स्टार्ट करेंगे, चीजें बहुत जल्दी क्लियर होंगी आपकी। क्या लिखेंगे हम लोग, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में गिरावट हो जाए। क्या, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में गिरावट। अगर मार्केट में जो क्या है, सामान है जो आप खरीदने जाते हो, परचेज करते हो, अगर उसकी प्राइस आपको कम लगती है तो इसका आशय है कि मार्केट में मंदी का दौर है, चीजों की डिमांड कम हो गई है और उस प्रोडक्ट को निकालने के लिए जो व्यापारी होगा वो उसका रेट कम कर देगा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो या शून्य से कम हो। मुद्रास्फीति अर्थात हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की। मुद्रास्फीति की दर                                                                                                                 मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो।
मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो या फिर शून्य से कम हो, शून्य से कम हो। चलिए यहां पर जो एक अंतर है, इसमें डिफरेंट है, वह क्या है हम लोग समझने की उसकी कोशिश करेंगे। हम लोगों ने कल के वीडियो में बात की थी कि इसका जो प्रभाव है वह कैसे होता है। जैसे कि प्रकार में हम लोगों ने देखा था कि अगर इन्फ्लेशन किस रेट से हो रहा है, कम से कम 3% के दर से इन्फ्लेशन हो रहा है, क्या इन्फ्लेशन हो रहा है, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है। लेकिन वही हम लोगों ने बात की थी कि अगर 2% के दर से इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक, तो यह क्या कहलाता है, मंदी का दौर कहलाता है। लेकिन यहां पर यह जो डेफिनेशन हम लोगों ने इन्फ्लेशन में पढ़ी थी उसका पर्पज और था, यहां पर और है, समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने मंदी किसे कहा, मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो। नकारात्मक का आशय है कि माइनस में चले, आपकी पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था हो या उसका जो प्राइस लेवल हो मार्केट का वो माइनस में चलता रहे। मतलब कि किसी वस्तु की कीमत है अगर 10 रुपए, तो उससे घट जाए, वो घट के माइनस में हो जाए, तो ये हमारा मंदी का दौर कहलाता है। लेकिन यहां पर क्या है, ये सकारात्मक है कि नहीं। ये जो परसेंटेज हम लोगों ने लिखा है, हम लोगों ने इन्फ्लेशन में देखा था कि 3% तक अगर हो रहा है इन्फ्लेशन तो वह लाभदायक है, उससे ज्यादा होगा तो भी हानिकारक, उससे कम होगा तो मंदी का दौर। लेकिन इसे हम लोग मंदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह जो 2% का दर है यह क्या है, हमारा सकारात्मक है, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंडीशन बनी हुई, मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, भले 2% के दर से बढ़ रही है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया कि मंदी का दौर होना चाहिए, मतलब महंगाई पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए, जो प्राइस लेवल है मार्केट में उससे कम प्राइस पर चीजें मिलनी चाहिए, ठीक। तो ये गलती आप लोग कभी नहीं करेंगे कि जैसे बोलते हैं कि इन्फ्लेशन की वृद्धि दर अगर कम हो रही है, इन्फ्लेशन की वृद्धि दर धीमी गति से हो रही है, तो उसे मंदी बोलेंगे। यह बात आप लोग अपने माइंड से निकाल दें, उसे मंदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो वृद्धि हो रही है ना वो कम से कम चाहे 0.01% ही हो वृद्धि, बट वो प्राइस बढ़ेगी, अर्थात महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन की कंडीशन होगी, तो जहां इन्फ्लेशन होगा वहां डिफ्लेशन नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बात करेंगे इसके आगे कि इसके कारण क्या क्या है, अपस्फीति के कारण क्या है, कैसे। देखिए चीजें बहुत इजी है, इकोनॉमिक्स समझना आप लोगों के लिए बहुत हार्ड नहीं है। चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं जो आप लोगों को नोट्स बनवाता हूं, जो चीजें प्रोवाइड करता हूं, बस इसी पर आप लोग डिपेंड नहीं होंगे। मैं बार बार बोलता हूं, आपको स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी है। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे तक की वैकेंसी देख रहे हैं या स्टेट पीसीएस की, तो आपके लिए ये नोट्स एनफ है। अगर इसके आगे आप लोग यूपीएससी देना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी पड़ेगी, बट ये नोट्स आपके लिए एकदम रामबाण का कार्य करेगा। इसलिए बी केयरफुल होकर वीडियो देखा करिए, चीजें क्लियर हो, नोट्स प्रिपेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे इसके कारण के बारे में। और एक बात मैं कहना भूल गया कि जो लोग चैनल पर आज नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए आप लोगों को सबसे पहले मिले। अगर आप लोग देखेंगे इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस खत्म होने वाला है। बाकी 3 सब्जेक्ट बहुत सही तरीके से हम लोगों ने कवर कर लिया है, चीजें क्लियर हो गई। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनसे आप लोग अगर बात करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वह सारे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले वीडियो से ही नोट्स बना रहे हैं और उन्हें फायदा भी हो रहा है। एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, वहां सारी चीजें मिल रही हैं आप लोगों को। तो जो चैप्टर मैं पढ़ाऊं सही तरीके से पढ़ के और उसका नोट्स बनाने की कोशिश करिए। चलिए कारण के बारे में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं, हम लोगों ने देखा क्या कि अपस्फीति उस कंडीशन को कहते हैं जब मार्केट में मंदी का दौर आता है, अर्थात प्राइस लेवल मार्केट का गिर जाए। ठीक, तो कारण देखेंगे प्राइस क्यों गिरता है। मूल्य के प्रवाह में कमी, मुद्रा के प्रवाह में कमी, मुद्रा के प्रवाह में कमी। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि मुद्रा के प्रवाह में कमी है, वो हम आपको सबको पता होता है लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते। वो कैसे, चलिए मान लीजिए एक टाइम पीरियड है जिसमें आपके पास पर डे आपके जेब में बच रहा है 1000 रुपए। ठीक, याद रखेंगे जो चीजें मैं बोल रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके पास पर डे 1000 रुपए बच रहा है। आगे चलकर मंदी का दौर आया, ठीक, मुद्रा के प्रवाह में कमी हुई, मतलब आपके पास 500 रुपए बचने लगा। क्यों? क्योंकि जो मंदी का दौर है
देखिए एक चीज मैं बता दूं, हम लोगों ने जो डिफ्लेशन पढ़ा था ना, इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति पढ़ी थी, तो मुद्रास्फीति के निवारण का जो कारण हम लोगों ने पढ़ा था कि मुद्रास्फीति को दूर कैसे किया जाए, वही यहाँ पर क्या है, अपस्फीति का कारण है। अर्थात वहां क्या होता था कि मुद्रा बहुत ज्यादा मात्रा में रहती थी, तो उसे कम किया जाता था, तो क्या होता था, इन्फ्लेशन पर कमी लाई जाती थी, महंगाई कम होती थी। और यहाँ क्या है कि मुद्रा के प्रवाह में कमी है, मुद्रा के प्रवाह में कमी ही उसका कारण है। अगर मुद्रा के प्रवाह में ज्यादा मात्रा में मुद्रा ला दी जाए मार्केट में, तो जो आपका मंदी का दौर है वह कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास चीजें हो जाएंगी, पैसा हो जाएगा, तो वो चीजों की डिमांड करेंगे। आप कोई भी वस्तु लेने की डिमांड कब करते हैं, जब आपके पास पैसा होता है। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप मार्केट में जाना ही पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपके जेब में पैसे नहीं है। अगर पैसे हैं तभी आपकी इच्छाएं होंगी, तभी आपका मन करेगा कोई वस्तु खरीदने का। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि मुद्रा के प्रवाह में कमी। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। दूसरा कारण क्या है इसका, ब्याज दरों में वृद्धि। ब्याज दरों में वृद्धि। अब यहां से एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि अपस्फीति की कंडीशन तभी बनती है जब बैंकों का लोन महंगा हो जाता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक टाइम पीरियड है जब आपको 10% के हिसाब से लोन मिल रहा है, ठीक। तो उस समय आपने कितना ले लिया लोन, 1 लाख रुपए 10% के हिसाब से मिल रहा है। आगे चलकर देखा गया कि ये जो हम लोग 10% लोन पर 10% के ब्याज पर इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस वजह से मुद्रा की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसे कम करने के लिए क्या किया जाता है, हम लोगों ने इन्फ्लेशन में पढ़ा था ये चीज कि इस रेट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, 10% से इसे कर देंगे 12% लोन। तो जो व्यक्ति होगा जो पहले 1 लाख रुपए लोन लेता था 10% की दर से, अब वही लोन अगर उसे 12% की दर से मिलेगा तो वह लोन लेना पसंद नहीं करेगा। और जब वह लोन लेना पसंद नहीं करेगा तो उसके पास मुद्रा नहीं आएगी। अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आपकी डिमांड जायज सी बात है कम हो जाएगी, और जैसे ही डिमांड आपकी कम होगी तो मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस लेवल नीचे आ जाएगी। क्यों, क्योंकि डिमांड जब उसकी नहीं होगी तो उसे निकालना उस व्यापारी का क्या होगा, पूरी तरह से मोटिव होगा, तो वह उस वस्तु की प्राइस को कम कर देगा। तो यही मंदी का सबसे बड़ा कारण है। ये चीज हमेशा रखेंगे कि आपके पास पैसे होना ही मंदी अथवा हम लोग महंगाई दोनों को उसी से डिफाइन करते हैं। आपके पास अगर पैसा ढेर सारा है तो मार्केट में महंगाई बढ़ेगी, अगर आपके पास पैसा कम है तो मार्केट में महंगाई नहीं रहेगी, मंदी का दौर आ जाएगा क्योंकि डिमांड आपकी नहीं होगी। ठीक, तो ब्याज दरों में वृद्धि करके भी क्या किया जाता है, इसका कारण है कि अगर ब्याज दरों में वृद्धि है तो आप लोन कम लेंगे और लोन कम लेंगे तो डिमांड कम होगी, इससे डिमांड नहीं होगी तो प्राइस लेवल कम हो जाएगा प्रोडक्ट का। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। लिखना कुछ नहीं, सिर्फ पॉइंट बाई पॉइंट लिखते रहिए, मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक, चलिए, मांग में कमी। अब एक दूसरे का ही मैंने बताया था ना, एक दूसरे से जोड़कर पढ़ेंगे। मांग में कमी। अब बताइए कि मुद्रा के प्रवाह में कमी करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की गई। जब ब्याज दरों में वृद्धि की गई तो पैसा क्या हुआ, नहीं लिया गया लोन, तो वो पैसा मार्केट में नहीं आया। जब वो पैसा मार्केट में नहीं आएगा तो आपकी डिमांड जायज सी बात है नहीं बढ़ेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड आप नहीं करेंगे। तो वही कहा गया है कि मांग में कमी। अगर मांग कम हो जाएगी किसी भी प्रोडक्ट का, मैंने टमाटर का उदाहरण दिया आप लोगों को, चलिए मैं बात करता हूं रीबॉक शूज की। ठीक, रीबॉक, इसमें क्या है कि मान लीजिए इसकी प्राइस इस समय है 10,000 रुपए एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन जब मंदी का दौर आता है डिमांड आपकी कम हो गई। कोई भी व्यक्ति है वह डिमांड इसकी कम कर दिया कि नहीं मुझे रीबॉक का शूज नहीं चाहिए, तो उसका जो ऑनर है वो देखता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है यह मार्केट में कम सेल हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी प्राइस ज्यादा है। इसकी जगह कोई भी ऐसी वस्तु आ गई है या कोई अदर कंपनी का शूज आ गया है जो कम प्राइस में मिल रहा है, तो यह क्या करेगा, इसे 10,000 से घटा के 8,000 कर देगा। ठीक, जब इसका रेट 8,000 करेगा तो इसमें लेस कितना हुआ, 2,000 रुपए। तो यही क्या कहलाया, मंदी कहलाया। और मंदी क्यों आई, क्योंकि डिमांड नहीं हो रही थी। जब डिमांड नहीं होगी तो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसकी प्राइस में कमी की जाएगी, तभी डिमांड क्या करते हैं लोग, अपनी बढ़ाते हैं। ठीक,
तो मांग में कमी भी इसका एक कारण है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, उत्पादन में तीव्र वृद्धि। चलिए इंटरेस्टिंग है, बात करेंगे उत्पादन में तीव्र वृद्धि। उत्पादन में तीव्र वृद्धि। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं किस चीज का, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग ले लेते हैं, खास करके सब्जी का ही उदाहरण देंगे, क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु होती है जो हमेशा आवश्यकता की वस्तु बनी रहती है, हमेशा उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। चलिए बात करेंगे किसकी, हम लोग प्याज की, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दो कंडीशन बनाते हैं हम लोग इसकी, एक पहले की और एक मंदी की। ये कैसे बनेगी, जो प्याज है इसकी प्राइस कितनी है, 50 रुपए प्रति केजी, ठीक 50 रुपए प्रति केजी हो रही है, बिक्री इसकी हो रही है, और मार्केट में कितनी प्याज है, मान लीजिए 1000 क्विंटल प्याज है, ठीक, और 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से यह बिक रही है और पूरी तरह से बिक जा रही है। लोग इसकी डिमांड भी कर रहे हैं, प्राइस से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है, और ये 1000 केजी प्याज बिक जा रही है। लेकिन क्या होता है कि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, और यह जो इसका ऑनर है वह 50 क्या करता है कि 10,000 क्विंटल की जगह, सॉरी 1000 क्विंटल की जगह 2000 क्विंटल का क्या कर देता है, वह प्रोडक्शन कर देता है। जब वह उत्पादन में वृद्धि कर देगा तो डिमांड तो उतनी ही बनी रहेगी, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, सेल नहीं हो पाएगा सही तरीके से, तो इसके रेट को वह घटाकर 50 से कितना कर देगा, 30 रुपए मान लीजिए, 20 रुपए, 40 रुपए, कुछ भी मान लीजिए। तो इस तरह से क्या हो गया, मंदी का दौर आ गया। क्यों, क्योंकि उत्पादन ज्यादा हो गया, डिमांड उतनी ही है। अगर उत्पादन ज्यादा हो जाएगा, वस्तुएं ज्यादा मार्केट में रहेंगे। आप लोग मार्केट में जाते होंगे तो वहां क्या दिखता है, जो वस्तु मार्केट में सबसे ज्यादा होती है उसकी प्राइस कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, और उस माल को निकालना ऑनर का क्या होता है, मोटिव होता है, उसके लिए वह उसके प्राइस में कमी कर देता है, और इसी से मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, उत्पादन में वृद्धि भी इसका प्रमुख कारण है। ठीक, समझ गए होंगे एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, पांचवें के बारे में बात करेंगे। पांचवा पॉइंट इसका क्या है, सार्वजनिक व्यय में कमी। पांचवा पॉइंट है सार्वजनिक व्यय में कमी। सार्वजनिक व्यय में कमी, ये जो हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर देखते हैं, सार्वजनिक व्यय, यह एक तरह से क्या है, गवर्नमेंट का व्यय है। कोई भी व्यक्ति अगर जॉब करता है तो उसे सैलरी, अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब है तो सैलरी उसे कहां से मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, और गवर्नमेंट अपने व्यय में कमी कर दे। चलिए समझते हैं, इसे जोड़ते हैं मंदी से। ये व्यक्ति है और यह क्या कर रहा है, जॉब, ठीक, कौन सी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। इसकी जो सैलरी है, सैलरी इसकी है मान लीजिए 70,000 पर मंथ। ठीक, आगे चलकर क्या होता है कि गवर्नमेंट सार्वजनिक व्यय में कमी कर देती है, तो सार्वजनिक व्यय के तहत सैलरी भी आएगी, तो इसकी सैलरी में कमी करके यह कितना कर देता है, 50,000 रुपए प्रति माह का। अगर इसे 50,000 कर देगा तो यह व्यक्ति जब 70,000 रुपए पाता था तो यह क्या करता था कि बहुत सारी चीजें घर में लाता था, ठीक है, अपने परिवार पर ज्यादा व्यय करता था यह, तो वह पैसा मार्केट में जाता था। लेकिन जब इसे सैलरी कम मिलेगी, 50,000 रुपए मिलेगी, तो इसकी जो डिमांड होगी वह डिमांड भी कम हो जाएगी। डिमांड कैसे कम होगी, क्योंकि इसके पास इनकम का जो स्रोत है वह कम हो जाएगा। अगर वह कम हो गया तो जायज सी बात है कि यह एडजस्ट करना स्टार्ट कर देगा कि चलिए यह चीज हम नहीं लेंगे, इससे भी हमारा काम चल जाएगा। तो यह सीधे मंदी पर लेके जाता है। जैसे ही इसे सैलरी इसकी कम हुई, ये पहले 10 वस्तु खरीदता था, अब 8 में काम चलाएगा, 8 में काम चलाएगा, तो जो मार्केट है, मार्केट में यह 10 वस्तु बनी रहेगी जो ये खरीदता था, तो मार्केट में पता चलेगा कि यार ऐसा हुआ है कि सैलरी कम हो गई है लोगों की और डिमांड कम हो रही है। क्यों, क्योंकि पैसा उनके पास कम है। तो मार्केट में जिस वस्तु का कीमत पहले कितना था, 100 रुपए था,
उसे घटाकर 80 रुपए कर दिया जाएगा कि ये लोग इतनी सैलरी में भी इसे परचेज कर सके। तो ये मंदी से डायरेक्ट हमको जोड़ देता है क्या, सार्वजनिक व्यय में कमी। तो आई होप कि इसके जो कारण थे आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब प्रभाव के बारे में समझते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव यही है, अगर आप लोग ये समझ गए, इसके कारण को सही तरीके से समझ गए तो चीजें आपकी क्लियर हो गई, चाहे प्रभाव हो चाहे फिर निवारण के संबंधित उपाय हो। और इसका कारण समझने के लिए अगर आपको सही तरीके से समझना है तो आप लोग क्या करेंगे कि जो मैं इन्फ्लेशन का वीडियो बनाया हूं 3, उसमें दूसरा वीडियो देखेंगे कि उसके निवारण के जो उपाय थे, इन्फ्लेशन के निवारण के जो उपाय थे डिफ्लेशन के वही कारण हैं। कैसे, अगर आप लोग दोनों वीडियो देखेंगे तो यही चीजें आप लोगों को वहां मिलने वाली हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर देखिए क्या था, महंगाई का दौर था, महंगाई कम करनी थी। यहां मंदी का दौर है, महंगाई बढ़ानी है, डिमांड बढ़ानी है लोगों की। तो वहां मुद्रा की मात्रा क्या होती थी, ज्यादा होती थी, यहां मुद्रा की मात्रा कम है। वहां मुद्रा की मात्रा कम करना था, यहां मुद्रा की मात्रा ज्यादा करना है मार्केट में, जिसे लिक्विडिटी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दोनों वीडियो सही तरीके से देख के नोट्स प्रिपेयर करेंगे और साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, चीजें आपकी याद हो जाएंगी। चलिए बात करेंगे इसके प्रभाव के बारे में। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, प्रभाव या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं परिणाम। मुद्रा अपस्फीति अर्थात डिफ्लेशन अर्थात मंदी का प्रभाव क्या पड़ता है, किस सेक्टर पर किस पर कितना पड़ता है। चलिए पहला पॉइंट देखेंगे, किस पर देखेंगे, वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है। वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है। अभी हम लोगों ने यह चीज देखा कि अगर अपस्फीति की कंडीशन मार्केट में बनेगी तो जायज सी बात है कि वस्तु के मूल्य में कमी हो जाएगी, अर्थात उसका जो प्राइस लेवल होगा वह घट जाएगा। क्यों, क्योंकि डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो प्राइस कम हो जाएगा। चीजें एक्सप्लेन भी नहीं करनी है, अगर आप लोग इसके पहले वाली चीज समझ गए होंगे कारण, तो प्रभाव मुझे नहीं लगता कि समझने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। दूसरा, आर्थिक मंदी आ जाएगी। आर्थिक मंदी आ जाएगी। आर्थिक मंदी कब आती है, जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा हो और उसकी डिमांड कम हो रही है, अर्थात सेल कम हो रही है, तो जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह से मंदी के दौर में चला जाता है। मतलब प्राइस उसका डाउन करना पड़ता है। अगर प्राइस लेवल कम करेंगे तभी डिमांड बढ़ेगी। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि जो आर्थिक मंदी का कंडीशन होती है वह मार्केट में आ जाती है। किसकी वजह से, डिफ्लेशन की वजह से। ठीक, तीसरे के बारे में बात करेंगे। परिणाम के तहत जो तीसरा परिणाम है वह क्या होता है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है। बेरोजगारी में वृद्धि। चलिए समझते हैं। अब ये बेरोजगारी से मंदी कैसे जुड़ गया, कि अगर मंदी की कंडीशन बनेगी तो बेरोजगारी। काफी सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके ऑनर बहुत बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, और वह मार्केट में सेल करना चाहते हैं और अचानक से मंदी का दौर आ जाए तो उनका जो प्रोडक्ट होगा कोई भी उसे परचेज नहीं करेगा। अगर कोई परचेज नहीं करेगा तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वह पूरी तरह से यूजलेस हो जाएगा और जो व्यक्ति उसे सेल करने की कोशिश कर रहा है वह एक तरह से बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आ जाता है। उसके लिए सबसे बड़ा उत्तरदायित्व क्या होता है कि बैंकों द्वारा कर्ज लेने का जो इंटरेस्ट रेट है वह बढ़ा देना। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोन कम मिलेगा, तो काफी सारे व्यक्ति जो उम्मीद लगाए हुए बैठे रहते हैं कि मार्केट में जब हमें कर्ज सस्ता मिलेगा तो हम कर्ज लेके आएंगे, क्या करेंगे, नया बिजनेस करेंगे, नहीं तो हम बेरोजगार हैं अभी, तो वो बंदा बेरोजगार ही रह जाएगा अगर कर में वृद्धि हो गई तो। ठीक, तो ये सारी कंडीशन है बेरोजगारी के तहत। तीसरा हो गया। बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में कि इसका चौथा प्रभाव क्या पड़ता है, प्रति व्यक्ति मुद्रा उपलब्धता में कमी। ये भी सही है, प्रति व्यक्ति मुद्रा उपलब्धता में कमी। अब ये चीज क्या है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पूछने की जरूरत ही नहीं है। प्रति व्यक्ति मुद्रा उपलब्धता में कमी हो गई कैसे, क्योंकि हमें बैंक से जो लोन मिल रहा है वह हाई रेट पर मिल रहा है
और वो जो रेट है वो हर व्यक्ति पर वो नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकता, तो उसके पास कर्ज लेने की क्षमता कम हो जाएगी। तो मार्केट में जो मुद्रा की तरलता है, लिक्विडिटी है, वह कम हो जाएगी। जब मार्केट में मुद्रा की कमी हो जाएगी तो प्रत्येक व्यक्ति के पास भी उसका इफेक्ट पड़ेगा और उसके जेब में भी पहले अगर 1000 रुपए रहता था तो 500 रुपए भी बड़ी मुश्किल से आ पाएगा उसके जेब में। क्यों? क्योंकि मुद्रा की जो वैल्यू होती है वह पूरी तरह से बढ़ जाती है, कीमत घट जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो प्रति व्यक्ति मुद्रा उपलब्धता में कमी हो जाती है। कैसे? इंटरेस्ट वगैरह ज्यादा हो जाता है और लोन कम मिलता है इस वजह से। चलिए 4 पॉइंट हो गया। 5वें पॉइंट के बारे में बात करेंगे। निवेश में गिरावट हो जाएगी। निवेश में गिरावट, इन्वेस्टमेंट में कमी हो जाएगी। चलिए समझेंगे कैसे। निवेश में गिरावट। आप लोग बताइए, अगर आप लोग शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो क्या करते हैं? जब शेयर मार्केट में रेट ज्यादा होता है तभी आप उसमें शेयर लगाना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं। जब मंदी का दौर आता है तो आप क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें पैसे लगाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो पैसा मुझे 1000 रुपए दे सकता था मंदी के दौर में, वह केवल 500 रुपए देगा मुझे। ठीक, तो इस वजह से मंदी के दौर में जो इन्वेस्टमेंट होता है वह कम हो जाता है और खास करके बैंकों से लोन भी सही से नहीं मिलता। तो इस वजह से काफी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं। तो निवेश में गिरावट अर्थात अगर मंदी का दौर आएगा तो कोई भी व्यक्ति अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहेगा किसी भी प्रोडक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि वह अगर फैक्ट्री डालना चाह रहा है, मंदी का दौर है, तो फैक्ट्री नहीं डालेगा, वह वेट करेगा कि अब क्या हो, इन्फ्लेशन की कंडीशन आए, मतलब कि मार्केट में बराबर चलने लगे, दोनों में संतुलन बना के रखा जाए, तब वह करेगा। जब कीमत ज्यादा होगी, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप लोग कोई भी ब्रांड पहनते हैं, कोई भी ब्रांडेड शर्ट है जिसकी प्राइस कितनी है? 500 रुपए। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं। ब्रांडेड शर्ट आप लोग लेते हैं, उसकी प्राइस है 1500 रुपए। 1500 रुपए। लेकिन जब मंदी का दौर आया तो इसका रेट कितना हो गया? 1000 रुपए। ठीक है, यह पूरी तरह से 1000 रुपए पर निपट गया। तो इसका जो ऑनर होगा, जहां से यह प्रोडक्शन आ रहा है, जहां से यह उत्पादित किया जा रहा है, वह व्यक्ति इस पर जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्चे कर रहा है, वो तो उतना ही करेगा, क्योंकि जो उसमें वेजेस वगैरह लग रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लग रहा है, बाकी चीजें जो लग रही है रॉ मटेरियल का, उसका प्राइस तो उतना ही रहेगा, लेकिन बिकेगा कम दाम में। तो आप बताइए वह व्यक्ति क्या दूसरी फैक्ट्री डालने की कोशिश करेगा? उस समय हरगिज नहीं करेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट में ही कमी हुई। तो यही हम लोगों ने देखा कि निवेश में गिरावट हो जाएगी। अगर वस्तुओं की कीमत कम हो गई तो उसका उत्पादन जल्दी कोई नहीं करना चाहेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट में गिरावट की कंडीशन होती है। ठीक, मुद्रा की क्रय क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ये सही रेट है। मुद्रा की क्रय क्षमता में वृद्धि, मुद्रा की क्रय क्षमता में वृद्धि अर्थात जो मुद्रा की परचेजिंग पावर है वह बढ़ जाती है। कैसे? आइए समझेंगे। किसी भी प्रोडक्ट का जो रेट है वह 100 रुपए से घट के 50 रुपए हो गया। कैसे? एक मान लीजिए कि 1 केजी चावल, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए केजी मिल रहा है, लेकिन जब मंदी का दौर आया तो 100 रुपए से घटकर यहां 50 रुपए हो गया। पहले 100 था, उसके बाद घट के यहां 50 रुपए हो गया। तो चावल उतना ही है। 1 केजी चावल पहले हमें 100 रुपए का मिलता था, लेकिन अब 1 केजी चावल हमें कितने का मिल रहा है? 50 रुपए में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मंदी का दौर आ गया है। तो मुद्रा की क्रय क्षमता में वृद्धि हुई कि नहीं? कि जो चीज हमें 1 केजी चावल 100 रुपए में मिलता था पहले, अब 50 रुपए में ही उतना ही मिल जा रहा है। तो जो इसकी क्षमता है क्रय शक्ति की, परचेजिंग पावर है करेंसी की, मुद्रा की, वह बढ़ गई है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों को सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बात करेंगे हम लोग निवारण के उपाय।
हम लोगों ने देख लिया कि अपस्फीति है क्या, इसके कारण क्या है और इसका परिणाम अथवा प्रभाव इफेक्ट क्या पड़ता है अर्थव्यवस्था पर, हर प्रोडक्ट पर या हर सेक्टर में, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे इसके निवारण के उपाय, कैसे इसे कम किया जा सकता है। तो ये भी इजी है, जो चीजें बढ़ रही है उसे कम कर दो, जो कम हो रही है उसे बढ़ा दो, हो गया निवारण। यही चीज है, परेशान नहीं होना है। निवारण के उपाय क्या, निवारण के उपाय हम लोग देखने वाले हैं। कैसे, चलिए, ब्याज दरों में कटौती कर दी जाए। ब्याज दरों में कटौती या कमी कर दी जाए। चलिए एक एक पॉइंट समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हमें मंदी के दौर को हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मार्केट में जो करेंसी की तरलता है, लिक्विडिटी है, उसे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि मार्केट में मुद्रा लाना पड़ेगा हमें। तो मार्केट में मुद्रा अगर लाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए। ब्याज दर अर्थात जो हम लोग कर्ज लेते थे लोन, उस पर पहले 10% के दर से लोन लगता था, सॉरी इंटरेस्ट लगता था, तो हम लोग कम मात्रा में लोन लेते थे। लेकिन अगर यही रेट 8 रुपए लग गया तो हम लोग अपना लोन लेने का जो हमारा दर होगा, रेट होगा, वो हम लोग बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अगर ब्याज दरों में कटौती कर दी जाए अथवा कमी कर दी जाए, मतलब कि कर्ज लेने पर जो लोन हम लेते थे उस पर जो इंटरेस्ट हमारा लगता था, इंटरेस्ट रेट अगर हम लोग कम कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आम पब्लिक लोन ज्यादा लेना प्रेफर करेगी। अगर वह लोन ज्यादा ले रही है तो मार्केट में ही वह मुद्रा जाती है, तो जिससे परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो मार्केट में जो वस्तुओं की कीमत होती है वह धीरे धीरे बढ़ने लगती है, मंदी का दौर खत्म हो जाता है। तो निवारण का सबसे अचूक उपाय पहला है ब्याज दरों में कटौती कर दी जाए अथवा कमी कर दी जाए। दूसरा पॉइंट देखेंगे, मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि करके। सेम चीजें हैं, मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि करके। अब मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि कैसे करेंगे कि ऐसी ऐसी चीजें आरबीआई लागू करे। आरबीआई नोटों का निर्गमन करती है कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा करेंसी पहुंचाने की कोशिश करे, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करता रहे, तो उसकी जो तरलता होगी, तरलता सही तरीके से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अर्थात उसका जो प्रवाह होगा वह बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उसमें वृद्धि होने से लोगों की डिमांड बढ़ेगी और जो मार्केट का प्राइस है किसी भी गुड से, आप किसी भी प्रोडक्ट का, वह बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा होने लगेगा। आपके पास में 500 रुपए है, आगे चल के 1000 रुपए हो गया तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तुरंत। जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। ठीक, तो इस तरह से मंदी पर नियंत्रण करने के लिए मुद्रा के प्रवाह में भी वृद्धि करना एक अचूक उपाय माना जा सकता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं निवारण में। तीसरा है मांग में वृद्धि करके। यही सब इसी से रिलेटेड है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। मांग में वृद्धि, अब आप ही लोग बताइए ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं। ब्याज दरों में कटौती करेंगे तो कर्ज हमें सस्ते रेट पर मिलेगा, हम पैसा घर लेके आएंगे, हमारी डिमांड बढ़ेगी, हो गया ना। डिमांड बढ़ेगी तो हम कोई भी प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो वह पैसा हम मार्केट में देंगे, तो वह पैसा फिर कहां जाएगा, कंपनी में जाएगा जहां से प्रोडक्शन हो रहा है, और वहां से किसके पास जाएगा, जो लेबर है, लेबरों को सैलरी दी जाएगी और फिर वही पैसा मार्केट में आके घूमता रहेगा। ये मुद्रा का चक्रीय प्रवाह कहलाता है, इस पर भी मैं बात करूंगा कभी। ठीक, तो इस तरह से मांग में उनकी वृद्धि हो जाएगी जब उनके पास पैसा होगा। और जैसे ही मांग में वृद्धि हुई, अगर डिमांड में वृद्धि हो गई तो जो प्राइस होगी वह क्या होगी, तुरंत बढ़ जाएगी। डिमांड में अगर वृद्धि हुई, अगर मांग बढ़ी और आपूर्ति बनी हुई है उतनी ही, आपूर्ति नहीं बढ़ रही है, मतलब सप्लाई उतनी ही बनी हुई है और डिमांड बढ़ गई तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक, चलिए बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में, और आई थिंक ये लास्ट पॉइंट होगा, निवेश की मात्रा बढ़ाकर। निवेश की मात्रा
बढ़ाकर भी क्या किया जा सकता है, मंदी को कम किया जा सकता है। मतलब कि जितना भी पैसा लोन के तरफ से मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। अगर हम इन्वेस्टर्स अगर बढ़ेंगे, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो चाहे अपने इंडिया के हों, अगर वो निवेश अपना बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हो रहा है उसमें अच्छी क्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे, तो इसके माध्यम से भी मंदी को कम किया जा सकता है। अगर निवेश की मात्रा बढ़ेगी तो इससे लोगों को क्या होगा, चलिए समझते हैं। निवेश बढ़ा, फैक्ट्री लगी, एक दूसरे से जोड़ेंगे। फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री में काम कौन करता है, लेबर, मतलब मजदूर। मजदूरी कौन करता है, कोई भी इंसान। ठीक, तो ये क्या हुआ, रोजगार मिला इसे, ये बेरोजगार था इसे रोजगार मिला। अगर इस व्यक्ति को रोजगार मिला, मजदूरी, तो इसकी जो मांग होगी, मांग बढ़ जाएगी। अगर इसकी मांग बढ़ गई तो मार्केट में जाएगा, तो मार्केट में जो क्या होगी, प्राइस होगी, कीमत होगी, वह तुरंत बढ़ जाएगी और मंदी का दौर कम हो जाएगा। निवेश किया गया फैक्ट्री पर, लेकिन फैक्ट्री जैसे ही लगी तो उसमें मजदूर आए, बेरोजगार थे, उन्हें रोजगार मिला। जैसे ही रोजगार मिला उन्हें सैलरी मिली, उनके पास पैसा पहले नहीं था तो उनकी डिमांडें बढ़ी। अगर उनकी डिमांड बढ़ी तो मार्केट में हो जाएंगे कोई भी वस्तु परचेज करने, तो उससे उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि अगर व्यक्ति के पास पैसा है तो मार्केट में प्राइस ज्यादा रहती है। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। आई होप कि अपस्फीति मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की। जो इन्फ्लेशन था 3 वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, क्योंकि उसे समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट था और ये उसका जस्ट अपोजिट है, तो एक वीडियो में मैंने सारी चीजें बता दी है। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रहिए, कमेंट करते रहिए। स्टडी विथ आंसू प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।